Union and its territory. Hey guys, welcome to the Study Easy Code. I'm लक्ष्मीकांत पॉलिटी सीरीज़ का यह 5वां लेक्चर वीडियो है। अभी तक हमने इंट्रो पोर्शन कवर कर लिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फॉर्म हुआ, किन किन सोर्सेज को मिला करके फाइनली हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए प्रियम्बल को अच्छे से डिटेल वे में डिस्कस किया। अब हमें पता है कि प्रेजेंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स दिए हुए हैं, जिनमें अप्रॉक्स 470 आर्टिकल्स हैं। तो आप पहले ये लिस्ट देख लीजिए कि किस पार्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है और कौन कौन से आर्टिकल्स उस पार्ट में। ठीक है, देखिए जैसे पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डीपीएसपी, 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 द यूनियन, पार्ट 6 में द स्टेट्स, पार्ट 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इसको रिपील कर दिया गया, पार्ट 8 पार्ट 9 ऐसे ही करके ये देखिए टोटल कितना है पार्ट 22। मतलब ये 22 नंबर दिया हुआ है लेकिन टोटल पार्ट है 25। ठीक, तो हमें इसी सीक्वेंस में अपना सिलेबस भी कवर करना है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम चैप्टर वाइज करके इसको पूरे डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट क्या है, ये क्या है पहला पार्ट, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी दिया हुआ ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट फर्स्ट। तो हम इस वीडियो में उसी को डिस्कस करेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक, तो आइए वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं। देखो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1 में कहाँ से, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल 1 क्या कहता है। मतलब कि हमें इसमें चारों आर्टिकल्स को कवर करना है, आर्टिकल 1 2 3 4। देखो आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। मतलब कि आर्टिकल नंबर 1 जो है वो दो चीज़ों को शो कर रहा है, दो चीज़ों से डील कर रहा है। किसे किसे, पहला कंट्री के नाम से और दूसरा पॉलिटी ऑफ द कंट्री। आइए देखते हैं कि ये दोनों इस आर्टिकल में कैसे शो हो रहा है। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर कंट्री को उसके ट्रेडिशनल नाम से इंडिकेट करना चाहते थे, ट्रेडिशनल नाम मतलब कि भारत, और कुछ मेंबर कंट्री को उसके मॉडर्न नेम मतलब कि इंडिया नाम से इंडिकेट करना चाहते थे। ठीक है, इसीलिए इस पर बातचीत करके फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये डिसाइड किया कि दोनों नामों का मिक्सचर मतलब कि इंडिया दैट इज़ भारत को अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक, तो यह समझ में आया ना कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 देश के नाम को बताता है कि उसको कंट्री को इंडिया और भारत दोनों नाम से बुलाया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि पॉलिटी की बात कैसे करता है। इस पर मेंशन है ना यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कंट्री को यूनियन ऑफ स्टेट डिस्क्राइब किया गया है। जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है ना, हमने पिछले वीडियो में देखा भी है, जो सेलिएंट फीचर वाला पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है, जहाँ पे आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट की बात कहा गया है। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये जो फ्रेज है यूनियन ऑफ स्टेट, इसका दो मतलब बताया, मतलब कहा है कि ये जो यूनियन ऑफ स्टेट है इसका दो मतलब है। देखो पहला मतलब क्या है कि इंडियन फेडरेशन स्टेट्स के बीच के स्टेट के बीच का अग्रीमेंट नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, स्टेट्स के बीच में जो अग्रीमेंट होता है, जैसे अमेरिकन फेडरेशन है ना, कि सारे स्टेट्स हैं उनके बीच में अग्रीमेंट होकर के ये सब एक में हुए हैं, ये अमेरिका में है। इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया एक है जिसके अंडर में बहुत सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, मतलब कि स्टेट्स का अग्रीमेंट इंडियन फेडरेशन नहीं है। पहला पॉइंट तो ये डिक्लेयर करता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो ये इंडियन फेडरेशन है, इंडियन फेडरेशन के जो स्टेट्स हैं इनमें से किसी भी स्टेट्स को सिसीड करने का राइट नहीं है। देखो आप समझिए, आप लोग इसको अमेरिका मानिए, तो अमेरिका में क्या है कि सारे स्टेट्स आपस में अग्रीमेंट करके एक दूसरे को बांध करके ऐसे रखे हुए। ठीक है, इसमें से अगर ये डिसअग्री कर रहा है तो निकल सकता है, बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सारे स्टेट्स इंडिया के अंदर हैं और किसी भी स्टेट्स को सिसीड करेगा मतलब निकलने का राइट नहीं दिया गया है। ठीक, इसीलिए यह भी कहा जा सकता है कि इंडिया में स्टेट्स डिस्ट्रक्चरेबल हैं बट फेडरेशन इनडिस्ट्रक्चरेबल है। मतलब कि ये फेडरेशन तो इतना ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, आपस में जो स्टेट की बाउंड्रीज वगैरह है उनमें चेंजेस आ सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में दो चीज़ें शो की गई हैं, कंट्री का नाम और कंट्री की पॉलिटी। ये दोनों कैसे कहा गया वो समझ में आया आप लोगों को ना। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग इंडियन टेरिटरी
3 भाग में डिवाइडेड है। कौन कौन सी? टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी और टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, मतलब कि वो टेरिटरी जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक्वायर किया गया है। ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी का जो नाम है और टेरिटोरियल एक्सटेंट, मतलब कि कौन सी टेरिटरी कहाँ पे, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है तो कहाँ से कहाँ तक टेरिटोरियल एक्सटेंट है उत्तर प्रदेश का, ये सब कहाँ पे दिया हुआ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, तो याद रखिएगा। अभी प्रेजेंट में 28 स्टेट्स और 9 यूटीज़ हैं। ठीक, देखो गाइस, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि एक्विजिशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी आर्टिकल 1 में नहीं कवर किया गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्विजिशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी क्या आर्टिकल 1 में कवर किया गया? तो नहीं, एक्विजिशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी आर्टिकल 1 में कवर नहीं किया गया। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आर्टिकल 2 में क्या बात किया गया है। सबसे पहले आर्टिकल 2 की हेडिंग देख लीजिए। हेडिंग क्या है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो यहीं से समझ में आ रहा है न्यू स्टेट का एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, देखो आर्टिकल 2 में क्या है? पावर ग्रांट किया गया है। 2 पावर ग्रांट किया गया है पार्लियामेंट को। कौन कौन से पावर हैं? देखिए, एडमिट न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का यूनियन है उसमें किसी नए स्टेट्स को एडमिट कर सकता है, मतलब कि ज्वाइन, उसको जोड़ सकता है, और नए स्टेट्स का एस्टैब्लिशमेंट भी करवा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों पावर जो है पार्लियामेंट को दिया गया है। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, ये जो पहला पावर दिया गया है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, वो उस स्टेट की बात कर रहा है जो पहले से है, मतलब कि एग्जिस्टिंग स्टेट। ये स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, पहले से ही वो स्टेट है, उसको इंडियन यूनियन में डाल दिया गया है, एडमिट कर लिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, और जो ये दूसरा पावर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ये उन स्टेट्स की बात कर रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, मतलब कि वो स्टेट है नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। पहला वाला जो है उसमें एग्जिस्टेंस है ऑलरेडी स्टेट का, बट जो दूसरा है उसमें स्टेट का एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो अब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 दोनों देख लिया और समझ लिया अच्छे से। ठीक, अब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा? आर्टिकल 3। इसका हेडिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। ये भी नाम से क्लियर हो रहा है, नए स्टेट का फॉर्मेशन, स्टेट का जो एरिया वगैरह है उसमें चेंजेस लाना, स्टेट का नाम में चेंजेस लाना, बाउंड्रीज वगैरह में चेंज लाना, ये सारा कहाँ है? आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 में भी इंडियन पार्लियामेंट को कुछ पावर्स दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 2 में दिया गया था। ठीक है, आर्टिकल 2 में तो 2 पावर्स दिया गया था जिसको हमने देख लिया, ये दोनों है, न्यू स्टेट्स को एडमिट कर सकता है, एस्टेब्लिश कर सकता है। अब आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को कौन कौन सा पावर दिया गया है वो देखते हैं। देखो सबसे पहला क्या है? न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चाहे स्टेट्स की टेरिटरीज को सेपरेट करके कर सकते हैं, चाहे 2 स्टेट्स के पार्ट्स या स्टेट्स को जोड़ करके कर सकते हैं, या फिर टेरिटरीज और स्टेट्स के पार्ट्स को, मतलब अब 3 तरह से नए स्टेट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। कैसे कैसे? मान लो ये स्टेट है, ठीक है, अब दोनों को सेपरेट करके ये 2 नया नया स्टेट बना लिए। ठीक, ये 2 स्टेट है, या तो दोनों को पूरी तरीके से मर्ज करके या आधा आधा पार्ट या कुछ भी पार्ट दोनों को मर्ज करके एक स्टेट का फॉर्मेशन कर लिए, या फिर एक यूटी और एक स्टेट को मर्ज करके नए स्टेट का फॉर्मेशन कर दिए। समझ में आया? मतलब कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 नया स्टेट बना सकता है, और किन 3 तरीकों से वो हमने यहाँ देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या पावर है पार्लियामेंट के पास। स्टेट के एरियाज़ को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, स्टेट की बाउंड्रीज में चेंजेस ला सकते हैं, पार्लियामेंट का ये सब काम है, और स्टेट का नाम भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो समझ में आया ना कि आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को कौन कौन सा पावर मिला है। देखो गाइस, क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को कौन कौन सा राइट मिला है, या कोई भी राइट मेंशन कर देगा। जैसे मान लेते हैं कि स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर करने का राइट पार्लियामेंट को कहाँ से या कहाँ पे दिया गया है, तो ऐसे ध्यान देना होगा आप लोगों को। इसका आंसर क्या होगा कि स्टेट की बाउंड्रीज का चेंज करने का राइट आर्टिकल 3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब आप लोग को ध्यान दे करके पढ़ना होगा। ठीक है, देखो अब आर्टिकल 3 आगे क्या कहता है, जो ये चेंजेस, जो ऊपर चेंजेस मेंशन किए गए हैं कि पार्लियामेंट चेंज वगैरह कर सकती है, उसको लेके 2 कंडीशन भी मेंशन की गई है। देखो हमें पता है कि चेंजेस मतलब कि अमेंडमेंट, चेंज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज मतलब कि अमेंडमेंट होता है ना, अमेंडमेंट वगैरह लाने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, बिल को लेट डाउन किया जाता है। उसी सब को लेकर के यहाँ पे आर्टिकल 3 में 2 कंडीशंस भी मेंशन की गई हैं। ठीक है, जो ऊपर चेंजेस लाना होगा उसके लिए 2 कंडीशंस है। पहला, जो अमेंडमेंट की बिल है
वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस की जाए डायरेक्टली प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन के बाद, मतलब प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेकर के उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। और दूसरा क्या कहता है कि प्रेसिडेंट अपना रिकमेंडेशन देने से पहले इस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजेगा, ठीक है, उनका व्यूज़ वगैरह जानने के लिए, बट लिमिटेड पीरियड के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज दिया, स्टेट लेजिस्लेचर उस पर चाहे जितना टाइम ले अपना एसेंट वगैरह देने के लिए कि क्या उसका एसेंट है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेचर उस पर अपना व्यूज़ देंगे, एज यूजुअल प्रोसीडिंग उसके बाद आगे बढ़ेगी, ठीक। तो ये दो कंडीशन दिया हुआ है, डायरेक्टली प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन के तुरंत बाद बिल इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, और दूसरा है कि प्रेसिडेंट अपना रिकमेंडेशन देने से पहले उसको स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज दो, स्टेट लेजिस्लेचर का व्यूज़ वगैरह उस पर जाने, उसके बाद बिल आगे मतलब जो भी प्रोसीडिंग है एज यूजुअल आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो एक बात याद रखना गाइज, जो स्टेट लेजिस्लेचर को भेजा गया है उनका व्यूज़ वगैरह जानने के लिए, ये व्यूज़ प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। मतलब कि प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वह उस व्यू को जो स्टेट लेजिस्लेचर ने अपना व्यू दिया है उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जो रिकमेंडेशन या व्यूज़ दिया जा रहा है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा वो बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पार्लियामेंट इंडिया के पॉलिटिकल मैप को रिड्रॉ कर सकता है, इसीलिए इंडिया एज अ इनडिस्ट्रक्चेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्चेबल स्टेट है, ठीक। पार्लियामेंट ही रिड्रॉ कर सकता है ना पॉलिटिकल मैप को इंडिया के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, हमने आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 तीनों को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा आर्टिकल 4। अब देखते हैं कि आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है। देखो आर्टिकल 2 में जो न्यू स्टेट के एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है, और आर्टिकल 3 में जो न्यू स्टेट के फॉर्मेशन, एरियाज ऑफ अल्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग स्टेट के बाउंड्रीज और नेम में चेंजेस वगैरह लाने की बात की गई है, वह चेंजेस आर्टिकल 368 अमेंडमेंट के अंडर में नहीं आएगा। देखो सेलियन फीचर में हमने डिस्कस किया था और आगे की वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे। इंडिया में जो अमेंडमेंट प्रोसीजर होता है, अमेंडमेंट 3 तरह से लाया जा सकता है। एक तो सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, दूसरा क्या है स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरा क्या है स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ सॉरी रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये जो दोनों है स्पेशल मेजॉरिटी वाले, ये आर्टिकल 368 में मेंशन किए गए हैं, बट सिंपल मेजॉरिटी आर्टिकल 368 में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 4 क्या कह रहा है, जो भी चेंजेस आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर में आए हैं वो आर्टिकल 368 के अंडर में नहीं आएंगे, मतलब कि वो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा ही चेंज किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब समझ में आया ना कि जो भी आर्टिकल 2 और 3 में चेंजेस आएंगे वो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा ही अमेंड किए जा सकते हैं, ठीक। अब क्लियर हुआ, आर्टिकल 1 से 4 हमने देख लिया जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को बताया गया है। अब हम देखते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। आखिर धीरे धीरे करके हुए ना, तो देखते हैं कि स्टेट और यूटीज का इवोल्यूशन कैसे हुआ। देखो सबसे पहला इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। इंडिया के इंडिपेंडेंस टाइम पे कंट्रीज दो पार्ट में डिवाइडेड थी, किसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट में। ब्रिटिश प्रोविंसेस का मतलब जिस पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे, इसका मतलब क्या है ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट का मतलब जिसको रूल तो नेटिव रूलर वहाँ के करते थे, नेटिव रूलर्स करते थे, बट उन पे ब्रिटिश क्राउन की अथॉरिटी थी, ठीक है। तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से कंट्री दो डोमिनियन में बढ़ गई, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। अब ये जो प्रिंसली स्टेट थे इनके पास तीन ऑप्शंस हो गए, या तो वो इंडिया को ज्वाइन करें, या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, या फिर वो रिमेन इंडिपेंडेंट ही रहें, वो किसी को ज्वाइन ना करें, ठीक। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। उस टाइम पे 552 प्रिंसली स्टेट्स थे जिनमें से 549 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया तुरंत ही, ठीक है। बट तीन प्रिंसली स्टेट हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर तुरंत ही इंडिया को ज्वाइन नहीं किए थे। हालांकि बाद में चल करके ये तीनों इंडिया में ही ऐड हुए। अब कैसे ऐड हुए ये ध्यान दीजिएगा। हैदराबाद पुलिस एक्शन के थ्रू इंडिया को ज्वाइन किया, जूनागढ़ थ्रू रेफरेंडम और कश्मीर थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है।
नाम याद रखिएगा, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। जब सारे प्रिंसली स्टेट इंडिया को ज्वाइन कर रहे थे तो ये तीनों नहीं ज्वाइन किए थे। बाद में चल करके ये तीनों प्रिंसली स्टेट इंडिया को ज्वाइन कर लिया। ठीक, अब जब सब ने ज्वाइन कर लिया तो 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन यूनियन और टेरिटरीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पार्ट ए, बी, सी, डी, टोटली 29 एंटिटीज़ थे जिनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक, तो आइए देखते हैं कि किस पार्ट में कौन कौन से स्टेट्स या यूटीज़ को डाला गया। देखो, पार्ट ए में 9 फॉर्मर गवर्नर प्रोविंसेस स्टेट फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, मतलब पार्ट ए में ब्रिटिश इंडिया से गवर्नर प्रोविंसेस 9 फॉर्मर गवर्नर प्रोविंसेस के स्टेट्स को डाला गया। पार्ट बी में 9 फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स को डाला गया। पार्ट सी में फॉर्मर चीफ कमिश्नर और प्रिंसली स्टेट, मतलब कि कुछ चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस और कुछ प्रिंसली स्टेट्स को पार्ट सी में डाला गया। और पार्ट डी में अंडमान निकोबार को डाला गया। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि किस पार्ट में कौन कौन से स्टेट्स को डाला गया 1950 में। ठीक, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। 9 फॉर्मर गवर्नर प्रोविंसेस को पार्ट ए में, पार्ट बी में 9 फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स को बस, सी में चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट दोनों को, और पार्ट डी में अंडमान निकोबार को। ठीक है, तो अब जब प्रिंसली स्टेट ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया तो बहुत सारी जगहों से लैंग्वेज के बेसिस पे सेपरेट स्टेट बनाने की डिमांड की गई। ठीक है, सेपरेट स्टेट का डिमांड किया गया, और किस बेसिस पे, ये ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज के बेसिस पे। सबसे ज़्यादा ये लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन साउथ इंडिया में होने लगा। डिमांड को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने जून 1948 में एक कमेटी का गठन किया जिसको धार कमीशन कहते हैं। ठीक है, जिसके चेयरमैन कौन थे, एस के धार जी। ये कमीशन किस लिए बनी थी, मतलब इस कमेटी का एग्जैक्टली काम क्या था? जो डिमांड वगैरह हो रहा है उसको अच्छे से एग्जामिन करे, कि मतलब जो लैंग्वेज के बेसिस पे सेपरेट स्टेट का डिमांड हो रहा है उसको अच्छे से एग्जामिन करे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने अपने रिपोर्ट को प्रेजेंट करें। कमेटी बनी जून 1948 में थी, और दिसंबर 1948 में ही कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रख दिया। इन्होंने क्या कहा कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन तो होना चाहिए लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, ना कि लैंग्वेज बेसिस पे। ये ध्यान दीजिएगा, जो धार कमीशन था उन्होंने क्या कहा था कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन जरूर होना चाहिए लेकिन लैंग्वेज बेसिस पे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, इस कमेटी के रिकमेंडेशन से इंडियन गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं हुई। मतलब ये कमेटी जो रिकमेंड की थी उससे इंडियन गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं हुई, और फिर इन्होंने एक नई कमेटी का गठन किया जिसको क्या कहते हैं, जेवीपी कमेटी। इसमें कौन कौन था, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टा भाई सीतारमैया। इस कमेटी को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम दिया। क्या काम? जो क्वेश्चंस वगैरह उठ रहे हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह होना चाहिए, उसको एग्जामिन करें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने रिकमेंडेशन से सेटिस्फाइड करें। ठीक है, अब देखो, इस कमेटी ने अप्रैल 1949, ये कमेटी 1948 में बनी थी, जब ये दिसंबर 1948 में धार कमीशन ने अपना रिपोर्ट वगैरह दिया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे सेटिस्फाइड नहीं हो पाई थी, तो तुरंत ही उन्होंने जेवीपी कमेटी का फॉर्मेशन किया। मतलब कि दिसंबर 1948 में ही जेवीपी कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, और अप्रैल 1949 में जेवीपी कमेटी ने भी अपना रिकमेंडेशन वगैरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखा। इन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन का जो डिमांड था उसको फॉर्मरली रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि डायरेक्टली उस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया कि इस लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाए। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे स्ट्राइक्स वगैरह होने लगे, दंगे फसाद होने लगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हार मान के, प्रेशर में आकर के पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट बनाना पड़ा अक्टूबर 1953 में। वो पहला स्टेट कौन सा था, आंध्र प्रदेश। मद्रास स्टेट से तेलुगु स्पीकिंग को सेपरेट करके आंध्र प्रदेश का क्रिएशन किया। ये मद्रास था तो इसमें जो लोग तेलुगु बोलते थे उसको अलग करके आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि कैसे धार कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, फिर जेवीपी कमेटी ने भी अच्छे से सब कुछ एग्जामिन करके रिकमेंडेशन दिया, जिसमें लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करने का जो डिमांड था उसे डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया गया, और लास्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हार मान के, प्रेशर में आकर के पहला लिंग्विस्टिक स्टेट, भारत का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट का फॉर्मेशन करना पड़ा। पहला लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा था, ये ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक, अब देखो, आंध्र प्रदेश के क्रिएशन के बाद देश में
और भी जगहों पर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट, सेपरेट स्टेट का डिमांड बढ़ने लगा, जिससे भारत सरकार पे बहुत सारा प्रेशर पड़ने लगा, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से एक 3 मेंबर की स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया, जिसके चेयरमैन कौन थे? फजल अली। और बाकी 2 मेंबर कौन थे? मतलब इसमें 3 मेंबर थे, चेयरमैन तो फजल अली हो गए, बाकी 2 मेंबर KM पनिकर और HN कुंजू। इस कमीशन का क्या काम था? जो सारे क्वेश्चंस वगैरह उठ रहे थे उनको रीएग्जामिन किया जाए और भारत के सामने अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करें। फाइनली इस कमीशन ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने सितंबर 1955 में अपना रिपोर्ट दे दिया, जिसमें इन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पे जो लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का है उस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, बट 1 लैंग्वेज 1 स्टेट का जो आइडिया था उसको रिजेक्ट किए। इसका मतलब समझ में आया आप लोग को? इसका मतलब कि कमीशन ने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आइडिया तो मान लिया, बट साथ ही साथ यह भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टेट में एक ही लैंग्वेज जो लोग बोल रहे हैं वही रहेंगे, मतलब कि एक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का एक स्टेट हो, ऐसा स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो किसने एक्सेप्ट किया था इस डिमांड को, ये ध्यान दीजिएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने। बट साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ और कहा था कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट का जो आइडिया है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस कमेटी ने और भी कुछ रिकमेंडेशन दिया था। इन्होंने कहा था कि 1950 में जो स्टेट को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, पार्ट A, B, अभी पीछे हमने देखा ना ABCD, उसको कैंसिल किया जाए और 16 स्टेट्स और 3 सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज। सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज का मतलब क्या है? जिसको डायरेक्टली सेंटर एडमिनिस्टर करेगी उसका क्रिएशन होना चाहिए। मतलब कि आप ओवरऑल 16 स्टेट्स और 3 सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज का फॉर्मेशन करिए। ये सारा सजेशन कमीशन ने इंडियन गवर्नमेंट को दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया और साथ ही साथ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 लाया। जिससे क्या हुआ, जो पार्ट A और पार्ट B, मतलब ये जो दोनों एक्ट आया, इसमें क्या हुआ, पार्ट A और पार्ट B को मर्ज कर दिया गया, पार्ट C को ख़त्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, और पार्ट C के जो स्टेट्स थे उनको कुछ स्टेट्स में और कुछ यूटीज़ में मर्ज कर दिया गया। ठीक, ऐसा अप्लाई करके ओवरऑल 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़ का क्रिएशन हुआ। कब? 1 नवंबर 1956 को। देखो 1 नवंबर 1956 में तो 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़ थे, लेकिन आज तो 28 स्टेट और 8 यूटीज़ हैं, है ना। 1956 में तो 14 स्टेट्स थे, अब 28 हो गए हैं, और 6 यूटीज़ थे और अब 8 यूटीज़ भी हो गए हैं। इसका मतलब क्या है, नवंबर 1956 के बाद भी बहुत सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कि यूनियन टेरिटरीज बने। तो आइए देखते हैं कि किस सीक्वेंस में कौन कौन से स्टेट्स और यूटीज़ का फॉर्मेशन हुआ 1956 के बाद। ठीक, 1960 में बॉम्बे स्टेट बाइफरकेट हुआ। बॉम्बे एक बाइलिंगुअल स्टेट था जिसमें 2 लैंग्वेज बोलने वाले मेजरली थे। कौन कौन से? मराठी और गुजराती। तो जब 1960 में बॉम्बे का बाइफरकेशन हुआ, उससे क्या फॉर्म हुआ? महाराष्ट्र। जो मराठी बोलने वाले थे उनको महाराष्ट्र में डाला गया और जो गुजराती बोलने वाले थे उनको गुजरात में। ठीक है, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का फॉर्मेशन हुआ एज अ स्टेट। ठीक, तो गुजरात 15th स्टेट इंडिया का बना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दादरा नागर हवेली। पुर्तगीज ने इस टेरिटरी को 1954 तक रूल किया था। इसको 1954 तक पुर्तगीज रूल किए थे। ठीक, उसके बाद वहाँ के लोगों द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटर चूज किया गया जिसने दादरा नागर हवेली को 1961 तक रूल किया। उसके बाद 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1961 में दादर नागर हवेली को एज अ यूटी बना दिया गया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 1962 में गोवा, दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी की तरह बनाया गया। ये तीनों को, गोवा, दमन, दीव, तीनों 1962 में एज अ यूटी बनाया गया, बट बाद में चल के 1987 में गोवा को यूनियन टेरिटरीज से हटा करके स्टेटहुड मिल गया, मतलब कि स्टेट का स्टेटस मिल गया। ठीक है, इससे सीक्वेंस आप लोगों को याद हो जाएगा, जिससे पेपर में अगर क्वेश्चंस आता है तो उसे सॉल्व करना आसान रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जो पुडुचेरी की टेरिटरी है वो फ्रांस के अंडर में थी, जिसमें कौन कौन से एरियाज थे? अभी जो पुडुचेरी है उसमें कौन कौन से एरियाज थे? पुडुचेरी, कराईकाल, माहे, यनम, ये सब था। ठीक है, तो 1954 में फ्रेंच ने इस टेरिटरी को इंडिया को हैंड ओवर कर दिया। कब किया था? 1954 में ही।
तब से लेकर के 1962 तक यह टेरिटरी एज ए एक्वायर्ड टेरिटरी एडमिनिस्टर होने लगी इंडिया में। उसके बाद 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 14वें संशोधन अधिनियम से इसको पौंडीचेरी को भी एज ए यूनियन टेरिटरी 1962 में बना दिया गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है 1963 में। गाइज ये गलत हो गया, ये आसाम नहीं, यहाँ नागालैंड होगा। नागालैंड का फॉर्मेशन असम से नागा हिल वाला एरिया, नागा हिल और इसको क्या प्रोनाउंशिएट करेंगे आप बताइए, युनसंग एरिया को लेकर के नागालैंड का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, 1963 में असम से इन दोनों एरियाज को लेकर के नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1966 में हरियाणा को एज ए स्टेट, हिमाचल प्रदेश को एज ए यूटी फॉर्म किया गया। और बाद में चल करके 1971 को हिमाचल प्रदेश को भी स्टेटहुड का स्टेटस मिल गया, मतलब कि वो भी हिमाचल प्रदेश भी 1971 में एज ए स्टेट हो गया। ठीक, 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का फॉर्मेशन हुआ। 1975 में सिक्किम को इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया गया। ठीक है, 1987 में अभी गोवा हमने पीछे देखा है, स्टेटहुड का इसको स्टेटस मिल गया। और अरुणाचल प्रदेश को भी 1987 में स्टेटहुड का स्टेटस मिल गया। 2000 में 3 स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। कैसे देखो, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल को निकाला गया, बिहार से झारखंड को और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को। ठीक, तो उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, देखो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को एज ए स्टेट फॉर्म किया गया। 2019 तक क्या हुआ, जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था जिससे वो रेगुलेट होता था। एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू कश्मीर को, किस आर्टिकल के अंदर में बताइए, आर्टिकल 370 के अंडर में जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था। 2019 में ये जो स्पेशल स्टेटस था 370 के अंदर, उसको ख़त्म कर दिया गया एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, जिसको क्या नाम दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। इस ऑर्डर से जम्मू कश्मीर को, जो पहले जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया और 2 यूटीज़ का फॉर्मेशन हुआ, जम्मू कश्मीर यूटी और यूटी ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो ऐसे सारे मॉडिफिकेशन चेंजेस वगैरह करते करते स्टेट्स और यूटीज़ का नंबर 1956 से बढ़ गया। जो पहले 14 स्टेट थे 1956 में, वो 28 हो गए, और जो पहले 6 यूटीज़ थे वो अब 8 यूटीज़ हो गए। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि कैसे इंडिया में धीरे धीरे करके स्टेट और यूटीज़ का फॉर्मेशन हुआ और कैसे इवोल्यूशन हुआ। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 जिसमें आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 है वो अच्छे से डिटेल वे में डिस्कस किया। ठीक, तो आई होप अब आप लोगों को यूनियन और टेरिटरीज टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इस पर कोई भी डाउट अगर है तो डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट 2 जिसमें सिटीजनशिप दिया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।